स्वतंत्रता की लड़ाई जो है, वैसे तो 1757 से जब से ब्रिटिशर्स आए हैं तब से आए थे, तब से तकरीबन शुरू हो गई थी। 1857 से आगे इन्हें जोर पकड़ लिया और उसके बाद में कई सारे आंदोलन किए गए, कई सारी एक्टिविटीज की गई, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को भारत छोड़कर जाना पड़ा। इन सब के दौरान में जो लोग ये आंदोलनों में और जो ये एक्टिविटीज में शामिल थे, उन्होंने जो मेहनत करी है उसका कोई जोड़ नहीं हो सकता। आप सभी ने अपने बुजुर्गों से तथा इतिहास के पन्नों से सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि किस तरह की मुसीबतें इन्होंने झेलकर हमें ये स्वातंत्र्य दिलाया। आज सुबह से मैं देख रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में, कई सारे ग्रुप्स में बहुत अच्छी तरह से लिखे हुए लेख आए थे। इतिहास के बारे में लिखा था और फ्यूचर के बारे में भी लिखा था, वर्तमान के बारे में भी लिखा था। बहुत अच्छी तरह से लोगों ने लिखा है, बहुत मेहनत से लिखा है जिसने भी लिखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इन सब के बीच में मैं बहुत भाग्यवान हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी और मेरी बुआ दोनों भी स्वातंत्र्य सेनानी थे और उन्होंने भी इस स्वातंत्र्य की लड़ाई में बहुत एक्टिव हिस्सा लिया था। उन्होंने जब भी हमसे बात किया तो उन्होंने बताया था कि तब की लड़ाई जो थी वो और आज की जो सेना की लड़ाइयाँ हैं, इनमें बहुत फर्क है। तब की लड़ाई आसान थी, आज की लड़ाई मुश्किल है, ऐसे उनका कहना था। लेकिन हम पूरी तरह से यकीन करते हैं, हमें पक्का यकीन है कि तब की लड़ाई ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि उस वक्त जो सेनानी थे तो कोई भर्ती प्रक्रिया थी, ना रिक्रूटिंग प्रोसेस थी और ना ही कोई उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि उनको खाना प्रोवाइड करे, जो कि उनको रहने का बंदोबस्त करे, जो कि उनको एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही का बंदोबस्त करे। टेलीफोन भी तो नहीं थे, टेलीफोन तो हमने जब फौज ज्वाइन किया तब भी नहीं थे हमारे बॉर्डर के ऊपर। तो उस वक्त तो कितना मुश्किल होता होगा यहाँ से करेक्शन महाराष्ट्र से यूपी जाने के लिए या यूपी से बिहार जाने के लिए, बिहार से कलकत्ता जाने के लिए, कलकत्ता से लाहौर जाने के लिए, मैसेज पहुंचाने के लिए भी बड़ी दिक्कतें होती थी। और ये सब की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने अपना बंदोबस्त खुद करना होता है, खुद जाके अपना बंदोबस्त, रहने का बंदोबस्त करना है, खाने का बंदोबस्त करना है। कहीं मिल गया खाना तो ठीक है, नहीं मिला तो भूखे पेट भी उन्होंने काम किया। इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये वक्त उनका कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिली, उनके कोई अपने बहादुरी के लिए उनको कोई मेडल नहीं मिला, पदक नहीं मिला। तो ये किस लिए किया उन्होंने? केवल देश प्रेम के लिए त्याग किया। इतना अच्छी तरह से उन्होंने अपने आप को इसमें ढाल लिया था कि बस मैं जीऊँगा तो देश के लिए और मरूंगा तो भी देश के लिए। कई लोगों को फांसी दी गई, कई लोगों को वैसे ही कुचला गया, कई लोगों को मार पड़ी, कई लोगों को जेल में भेजा गया। और जेल में भी छोटा मोटा जेल नहीं था, आजकल के नेताओं की तरह जेल नहीं था कि जहाँ पर 5 स्टार फैसिलिटी नेताओं को मिलती है और कुछ ही महीने में जमानत लेके बाहर आ जाते हैं। ऐसे नहीं था। उन दिनों के नेताओं को बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ सहनी पड़ी। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, स्वातंत्र्य वीर सावरकर को जिस तरह से जेल में रखा गया, वो कोई हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसे भी हो जाए। ये सब करने के पीछे उनका केवल एक ही मकसद था, देश प्रेम, त्याग और अपने आप को स्वतंत्र करना। जो आजकल की लड़ाई है, ये आजकल की लड़ाई में जो जवान आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है या इवन पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, उनको जिस तरह का सामना करना पड़ता है, वो उनको बॉर्डर पे जाना पड़ता है। तो बॉर्डर में जाके जैसे रण ऑफ कच्छ में रहना है या सियाचिन ग्लेशियर में रहना है। अपने यहाँ भी कोई कच्छ के रहने वाले हैं,
रण ऑफ कच्छ की जो है वो समुद्री सतह से नीचे है, -2 to 4 फीट वहाँ की हाइट है, जबकि सियाचिन ग्लेशियर में 21,200 हम रह चुके हैं। तो ऐसी हालात में जैसे रण ऑफ कच्छ से लेकर शुरू करते हैं तो अब राजस्थान की गर्मियों में जो राजस्थान के रेतीले टीले हैं वहाँ पर नौकरी करनी पड़ती है, वहाँ पर सेवा करनी पड़ती है। उसके बाद में पंजाब के प्लेन्स में, फिर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके में, जहाँ की बॉर्डर के इलाके में घने जंगल है, उन जंगलों से गुजर कर आगे जाते हैं तो श्रीनगर है, वैली है, कारगिल है, उसके बाद में लेह लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर जैसी ऊंची से ऊंची पहाड़ियाँ बढ़ती जाती है, ऊंची होती जाती है। उसके बाद में सिक्किम, भूटान भी, हालांकि हमारा वहाँ पर राज नहीं है, हमारे अंडर नहीं है, लेकिन वहाँ की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। भूटान, सिक्किम, देन अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में मिजोरम, नागालैंड, ये सब जगह बांग्लादेश बॉर्डर, ये सब जगह जो है अलग अलग किस्म का अपना जो टेरेन है, और ये अलग अलग टेरेन होने की वजह से अलग अलग आपकी काबिलियत होनी पड़ती है, आपकी ट्रेनिंग अलग अलग करनी पड़ती है। जब हम बॉर्डर पे रहते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं। आज की हालात देखते हुए हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि बॉर्डर पर हमें पता है कि दुश्मन कौन है, कहाँ पर है और उसके साथ कैसे डील करना है। लेकिन अगर हम श्रीनगर में पोस्टेड है या अरुणाचल में पोस्टेड है या नागालैंड में पोस्टेड है तो हमें पता नहीं चलता है कि आतंकवादी कौन है, वो कहाँ से फायर करेगा और हमने क्या करना। हम अगर उसके ऊपर पहले फायर करते हैं तो ये हमारे कानून को या हमारी व्यवस्था को मंजूर नहीं था। कुछ साल पहले तक ऐसे हालत थी कि हम अगर एक भी गोली फायर करें और जिसमें दुश्मन की आतंकवादी की जगह तो वहाँ पर हमारा कोर्ट मार्शल हो सकता है। अब ये लोग जो है, जैसे कश्मीर के आतंकवादियों का उदाहरण देता हूँ, ये बिल्कुल कश्मीरियों की तरह दिखते हैं। वहाँ के पॉलिटिशियंस ने जो इनको बढ़ा चढ़ा कर सपोर्ट दिया है, जो लोकल्स जो है वो लोकल्स भी उनके सपोर्ट में है। तो जब तक लोकल्स का सपोर्ट नहीं होता कोई भी आतंकवाद नहीं बढ़ सकता। तो ये जो आतंकवाद बढ़ाने वाले लोग हैं, इनकी वजह से ये लड़ाइयाँ, जो आतंकवाद की लड़ाइयाँ हमको लड़नी पड़ती है, जो कि बहुत मुश्किल होती है। किसी भी आतंकवादी को, जैसे कि आपने कुछ साल पहले सुना होगा कि किसी ने एक आतंकवादी को जीप के ऊपर बिठा के बांध के और लेके गए, तो उस वक्त कितना बवाल हुआ था। अभी उसने कोई मेरे हिसाब से तो कोई उसने गलत काम नहीं किया, बिल्कुल सही काम किया। लेकिन फिर भी जो पॉलिटिशियंस ने और पूरे भारतवर्ष में इसके बारे में चर्चा होने लगी। तो इस तरह की जो लड़ाइयाँ हैं, ये लड़ते हुए जो जवान शहीद होते हैं उनको भी हमें याद करना चाहिए। हमारा आमतौर पर हमने क्या देखा है कि 1948 में जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान जो लड़ाई हुई थी, वो खास करके श्रीनगर और कश्मीर के इलाके में हुई थी। वो वहाँ पर हमारे एयरलिफ्ट किए गए थे ट्रूप्स, और वहाँ जाकर उन्होंने पाकिस्तानियों को वहाँ पर रोका था। वरना कश्मीरियों का प्लान था कि पूरा के पूरा कश्मीर कब्जे में ले लें। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश किया, तब हमने लड़ाई जीती। उसके बाद में 1962 में चाइना के साथ लड़ाई हुई, पॉलिसीज बदली हो गई, कबूतर उड़ाने लगे हम लोग को, शांति काम नहीं बना। हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा 1962 की लड़ाई में। पूरे अरुणाचल प्रदेश से लेकर तो लेह लद्दाख तक हर जगह पर हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। फिर भी हमारे जवानों ने बहुत बहादुरी से लड़ा, बहुत ही अच्छी तरह से उनका मुकाबला किया। 1962 के बाद में 1965 में और परिस्थितियाँ चेंज हो गई। जब हमने पाकिस्तान को खदेड़ के बाहर निकाला, तब भी पाकिस्तान ने आने की कोशिश की थी खुद अपने, लेकिन खदेड़ के हमको बाहर निकालना पड़ा। और तब हमारी हालत इतनी अच्छी थी कि हमने बहुत अच्छी तरह से 1965 की लड़ाई भी लड़ी। उसके बाद 1971 की लड़ाई, जो कि बांग्लादेश की लड़ाई, उस
उसमें भी भारत ने बहुत अच्छा काम किया, भारतीय सेना ने बहुत अच्छा काम किया, अच्छी तरह से बांग्लादेश को स्वतंत्र करा दिया। 90,000 उनके सैनिक ये थे जिनको हमने अलग अलग जगह पर कैप्टिव बना के रखा था। अनफॉर्चुनेटली हमारे भी कुछ लोग पाकिस्तान में पकड़े गए थे। आपको यकीन नहीं होगा कि वो जो हमारे पकड़े गए ऑफिसर, जेसीओज और जवान, उसमें से कई सारे लौट कर वापस आए ही नहीं। लेकिन हमारी पॉलिसी ये थी कि पूरे 90,000 जवानों को, ऑफिसर्स, जेसीओज को एक एक करके गिन के हमने पाकिस्तान वापस भेज दिया, उनके घरों में वापस भेज दिया। आज भी उनके घर की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। उनके माँ, उनकी बीवियाँ जो वीर नारियाँ हैं, वीर माताएं हैं, उनके बच्चे, उनकी क्या हालत होती होगी, जो कि उनको 71 के बाद में उन्होंने अपने पिताजी को, अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को देखा ही नहीं और उसका क्या हुआ इसका पता ही नहीं चला। तो ऐसी ये लड़ाई के बाद में जो 1999 में जो लड़ाई लड़ी गई, कारगिल युद्ध, इसके बारे में आप सभी को बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि कारगिल युद्ध जब हुआ था उस वक्त बहुत अच्छी तरह से टीवी ने कवरेज दिया था। युद्ध में क्या हो रहा है इसके बारे में आप सबने टीवी पर भी देखा और सुना भी, पेपर में भी काफ़ी आया था उसके। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, ये जो टीवी का जो कवरेज दिया था, ये जो पेपर में आया था, इसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ था। जो एक रिपोर्टर वहाँ पर बंकर में बैठ के रिपोर्ट कर रही थी, आपको याद होगा, वो हर एक चीज़ का अप टू डेट इंफॉर्मेशन देती थी कि अब भारतीय सेना ये कर रही है, अब भारतीय सेना वो कर रही है, फलानी जगह पर अटैक करने वाले वगैरह वगैरह। तो ये जो है पाकिस्तान को मिलती, क्योंकि वो पाकिस्तान से मिली हुई थी, जो बाद में प्रूव तो नहीं हुआ, मगर 100% सभी को पता है कि वो कौन थी और उसके क्या मकसद था। हम लोग तब उस वक्त बड़े उसके गुणगान करते थे कि कितनी बहादुर लड़की है, देखो वहाँ जाके बंकर में बैठी है और पूरा एकदम कवरेज दे दिया उसने, अप टू डेट कवरेज दिया है लड़ाई के बारे में। कारगिल की लड़ाई में आप लड़ाई के बारे में आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जो लड़ाई आप नहीं जानते वो है आतंकवाद की लड़ाई। आतंकवाद की लड़ाई, तो ये आतंकवाद की लड़ाई में जो है ये, इसके बारे में भी बहुत आपने मेरे थोड़े में बता दिया ऑलरेडी, अभी मैं थोड़ा कट शॉर्ट करूँगा। इसमें भी जो जवान शहीद होते हैं, जो ऑफिसर जैसे शहीद होते हैं, उनके प्रति आपको संवेदना होनी चाहिए और उनके प्रति भी आपके दिल में वही भावना होनी चाहिए जो असली एक्चुअल लड़ाई में शहीद होते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, आप लोग कोई ना कोई ऐसे जवान को जानते होंगे जो इन लड़ाइयों में देश की सेवा करते हुए शहीद हुआ। अपने आप से पूछिए, मैं नहीं पूछूंगा, कि क्या आपने इस साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के दिन उसे श्रद्धांजलि दी थी? अगर नहीं दी तो कोई बात नहीं, हमारी अपेक्षा सिर्फ इतनी है, ऐसे हर जवान को याद करें जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई में और उसके बाद में स्वातंत्र्य को संभाले रखने के लिए जिन्होंने शहादत दी है, उन सब की शहादत को आप याद रखिए और हर वक्त, हर दिन सिर्फ उनको श्रद्धांजलि दीजिए। उनके जो बीवी बच्चे और उनके जो भी वंशज हैं, उनके सुख, शांति और उन्नति के लिए प्रार्थना कीजिए। इतनी एक ही अपेक्षा एक जवान आप लोगों से रखता है। प्लीज़ डू दैट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।